एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस में जो हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 है, वो बुक का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वलिटी यूनिट 1 है ना। तो इस चैप्टर में क्या हम देखने वाले हैं, देखिए, ऑन इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, है ना। क्या होता है इसका मतलब? समानता। और समानता से आपका क्या मतलब है? समानता मतलब समानता कि सब लोगों को समान अधिकार हैं या नहीं है, है ना। तो समानता का मतलब है सब लोगों को समान अधिकार हर मामले में मिलने चाहिए। हाँ, तो क्या वास्तव में सबको समान अधिकार मिले हुए हैं? क्या सब लोग समान हैं हमारे देश में? उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। On equality, India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of a democratic government. These includes People's Party. देखिए जरा, क्लास 6 में आपके लिए तो देखिए न्यू बुक है, पहली बार आई है, तो क्लास 6 में आपने ओल्ड बुक पढ़ी होगी तो शायद उसमें नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसे गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में जहाँ पे लोग वोट करें, हमारे लोगों के बीच से ही कोई व्यक्ति चुनाव में इलेक्ट होता है, उसको वोट मिलती है और वो जाके बाद में कोई मिनिस्टर बन जाता है। हम लोगों के बीच से ही, हम ही लोग वोट करते हैं, हमारे बीच से ही कोई चुना जाता है और वो मंत्री बनता है या जो गवर्नमेंट है उसका एक पार्ट बन जाता है। जबकि बहुत सारे देशों में गवर्नमेंट नहीं होती है, वहाँ पे मोनार्ची होती है, राज शासन होता है। राजा का अगर शासन है तो वहाँ क्या होगा? एक राजा, राजा का बेटा, उसका बेटा, यही चलता रहेगा, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि सब लोगों को समान अधिकार होते हैं, है ना, कि सब लोग कोई भी किसी भी पोस्ट पे जाके वर्क कर सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी सीएम चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वगैरह वगैरह। तो पर डेमोक्रेटिक अगर कोई कंट्री है तो वहाँ कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, तभी तो कुछ की फीचर्स जो हैं जो डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनमें से क्या क्या है? सबसे पहला तो है दीज इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि जब इलेक्शन का टाइम आया तो पता चला कि लोग वोट डालने ही नहीं जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, 100 हैं, 100 लोगों में से सिर्फ 10-20 लोग वोट डालने के लिए गए, तो उससे एक बेटर, सही और ईमानदार कैंडिडेट को चुनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जब बेईमान व्यक्ति सरकार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे हमको और हमारे देश को नुकसान होगा। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालना चाहिए, है ना, पार्टिसिपेट करना चाहिए सरकार बनाने में। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कुछ विवाद है ना, तो उसको हमको सुलझाना चाहिए, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना नहीं चाहिए। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, सभी को समानता। इक्वलिटी का मतलब है सभी को भैया समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जाति धर्म के लोगों को आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, या एक जाति के लोगों को आप नौकरियाँ दे रहे हो, दूसरी जाति के लोगों को इग्नोर कर रहे हो। नहीं, समानता होनी चाहिए, सबके पास समान अधिकार होने चाहिए हर मामले में। एंड जस्टिस, और न्याय व्यवस्था जो है वो इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि कोई भी धर्म जाति व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको इक्वल सज़ा मिलेगी, चाहे वो पैसे वाला व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो या पंडित हो या किसी दूसरी जाति का हो, किसी भी अलग धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उसको बराबर इक्वली ट्रीट किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। Equality is a key feature of democracy and influence all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality. देखिए, इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इक्वलिटी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी देश में किसी एक विशेष धर्म के लोगों को हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और एक धर्म के लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है? जिसको आप इग्नोर करते हैं ना, पहले तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड रखता है आपके सामने, है ना। वो सोचता है कि भैया आप, उसने बोला कि नहीं आप उनको ये दे रहे तो हमें भी ये दीजिए, हमें भी ये अधिकार चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर आप फिर भी इग्नोर करते हो, उनको उनके अधिकार नहीं देते हो, तो फिर वो एग्रेसिव तरीका अपनाने लगते हैं। एग्रेसिव तरीका अपनाएंगे तो इससे ऑब्वियसली देश में जो शांति का माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं भंग हो जाएगा और देश की वो एक अलग कंट्री की मांग करने लगेंगे, बोलेंगे कि हम ये इस इलाके में हम एक जाति समाज के लोग रहते हैं, हमारे लिए एक अलग देश बनाइए। तो
आपका जो देश है वो टूट जाएगा, बट जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो बोला गया है इक्वलिटी को, समानता को, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या। अच्छा, इस चैप्टर में हम इक्वलिटी पे ही बेस्ड हमारे चैप्टर है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। You will read more about equality, what is it, why is it important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. तो इक्वलिटी हमारे यहाँ है, संवैधानिक रूप से तो हमारे इधर है, पर अब इस कहानी के माध्यम से इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि क्या रियल लाइफ में वाकई ये इक्वलिटी है वो एग्जिस्ट करती है या सिर्फ ये पेपर पर है ना। तो आप उसी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है और स्टोरी के माध्यम से उन्होंने हमको कुछ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इस स्टोरी में क्या है कि इलेक्शन डे की बात हो रही है ना, क्या इलेक्शन का दिन है और सब लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं। मनजीत कौर जो कि एक टीचर हैं, है ना। तेजा सिंह एक व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं। गिरीश राव एक स्टूडेंट हैं। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, एक घरेलू कर्मचारी हैं, दूसरों के घर में जाके काम करती हैं। सुजाता कुमारी ये भी क्या हैं, ये भी डोमेस्टिक वर्कर हैं। अच्छा, बीच में ये थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद ये लाइन यहाँ नीचे कंटिन्यू है ना। अब्दुल रहमान एक आर्टिशियन है। शुभम बानो हाउसवाइफ हैं। ग्रेसी लैनिंग कंसल्टेंट हैं। आइजैक लैंग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। रुखसाना मिर्जा एक मीडिया पर्सन है। योगी राज ये एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हैं। और अशोक जैन जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इनकी कोई कंपनी है ना, ये काफ़ी बड़े आदमी हैं। तो ये देखिए स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। दो महिलाएं हैं, कांता देवी और सुजाता कुमारी, दोनों ही डोमेस्टिक वर्कर हैं और आपस में दोस्त हैं, है ना। ये दोनों इलेक्शन की लाइन में खड़ी हुई हैं। तो उनमें से एक बोलती है इजंट इट गुड सुजाता, कांता बोलती है सुजाता से कि दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। तो सुजाता बोलती है यस। देखिए कांता देवी भी इसी लाइन में खड़ी हुई है। एक्चुअली ये कंटिन्यूस एक ही लाइन है और जो जैन साहब है ना वो भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं, है ना। और वो कांता सुजाता को ये बोलती है कि देखिए क्या हमारे देश में सारे लोग एक जैसे हैं, ऑल वोट्स एज इक्वल सिटीजन। देखिए जिस लाइन में हम खड़े हैं, एक छोटे से वर्कर हैं, उनके घर में काम करते हैं, नौकर हैं, और हमारे जो मालिक हैं वो इसी लाइन में हमारे पीछे खड़े हुए हैं। तो यहाँ कितनी समानता है, सभी वोटर्स को एक समान बताया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि उनको पहले वोट डालने को बोला जाए कि हाँ आप जाइए और पहले वोट डाल दीजिए, है ना। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। ओके, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। फिर सुजाता कांता से बोलती है कि जाओ तुमको वोट डालना है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज ना। अब कांता जब अंदर वोट डालती है तो वो क्या बोलती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। वो बोलती है कि मैं उस व्यक्ति को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे एरिया में जो पानी है उसका पाइपलाइन से पानी भेजने का प्रबंधन करेगा, हमसे वादा किया है और वो लेके आएगा, मैं उसी व्यक्ति को वोट दूंगी। उसके बाद क्या होता है, वेल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। अब यहाँ सब लोग वोट डाल के चले जाते हैं, है ना। और उसके जो साहब हैं जो कि जैन साहब हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अशोक जैन साहब, वो भी उनको बाय बाय करते हैं और चले जाते हैं। सब लोगों ने अपना अपना वोट डाल दिया है। अब गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर। अब देखिए कांता और सुजाता दोनों आपस में बात कर रही हैं और वो बोलती है गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एज साहब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। उसकी बेटी बीमार है लेकिन उसके बाद भी वो क्या बोलती है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले अब उसके पास पैसे हैं नहीं, गरीब व्यक्ति है ना। तो बोलती मुझे पहले साहब के घर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और फिर मैं वहाँ से कुछ एडवांस लेके आऊँगी, है ना। तो उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको एडवांस लेना है, तो ऐसा नहीं है जाके सिर्फ एडवांस ले सकती, जाके काम करेगी और फिर थोड़ा सा उनसे एडवांस कुछ मांग लेगी, है ना। फिर वो जाती है। अच्छा, ये लोग यहाँ से वोट डाल के घर जा रहे हैं और ये सब बातें चल रही हैं। फिर वो अपने घर पे पहुँचती है। हियर हैव सम ऑफ दिस यू फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग विल गो टू हॉस्पिटल, ओके, है ना। जब वो घर पे पहुंच जाती है तो अपनी बेटी को कुछ गर्म चाय या दूध देती है और बोलती है इसको पी लो, इससे थोड़ा ठीक लगेगा
आई विल गेट बैक इन द इवनिंग, वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, शाम को मैं वापस आऊँगी और फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारा इलाज कराने के लिए। ओके, फिर अब देखिए यहाँ पे वो क्या बोलती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन। वो यहाँ पे थोड़ा सा शिकायत करती है, अपने मन में देखती है आसपास और बोलती है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुड़िया जो है बार बार बीमार पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, उसको पता है कि जो जिस बस्ती में वो रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, बहुत गंदगी रहती है, आसपास पूरे में गंदगी फैली हुई, तो इसी वजह से वो बार बार बीमार पड़ती है ना। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेक श्योर। अच्छा, फिर वो जो कांता है वो काम करने के लिए पहुंच जाती है ना। अच्छा, वो जब काम करने के लिए पहुंची है तो उसको कैसे बिहेव किया जा रहा है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली, है ना। उसको ये लोग बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि कॉर्नर को प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपको सफाई करनी है। ठीक, सफाई का अपना काम फिनिश करने के बाद कांता उससे कुछ पैसे एडवांस में मांगती हैं अपनी मालकिन से, तो मालकिन उसको एडवांस देती है, मना नहीं किया, लेकिन उसके साथ ही बोलती है हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। इसको अपनी आदत मत बना लेना, इस बार काम है मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम बार बार मांगोगी, है ना। तो ऐसी एक घटना होती है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, कांता चली जाती है अपने साथ पैसे लेके और फिर अपनी बेटी को लेके ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाएगी। तो फिर आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। ठीक, तो फिर शाम को जब वो पैसे लेके गई, हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुंचती है तो वहाँ पे भी उसको एक लाइन में लगा, जैसे कि वो एक लाइन में वोटिंग की लाइन में सुबह लगी थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी वो लाइन में लगी। अपनी बेटी से बोलती है जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, है ना। अब यहाँ पे लाइन में खड़े खड़े उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रंस आर सिक। क्या बोलती हैं, सुबह तो जैन साहब और जैन मैडम जो थे वो लाइन में लगे हुए थे मेरे साथ वोट में, लेकिन उनको इस लाइन में नहीं लगना पड़ता। जब उनके बच्चे या बेटे की तबीयत ख़राब होती है तो वो इस लाइन में नहीं लगते हैं, वो बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और लाइन में लगे बिना अपना इलाज करा लेंगे। तो यहाँ से उनके मन में एक क्वेश्चन रोज होता है, डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल, लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। देखिए जरा, यहाँ से कांता के मन में डाउट आ जाता है कि क्या वाकई इक्वलिटी है। देखिए सुबह तो मुझे लग रहा था कि जैन साहब भी उसी लाइन में है, मैं भी उसी लाइन में हूँ, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि हम इक्वल हैं, है ना। तो उस डाउट के ऊपर बेस्ड पूरा हमारा ये चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इक्वल राइट टू वोट, स्टोरी के अकॉर्डिंग सुबह क्या हो रहा था, सब लोग लाइन में लगे हुए थे, तो वहाँ पे बिल्कुल उनको सही लगा कि हाँ सभी लोगों को इक्वल राइट दिया गया है ना। वहाँ पे अशोक जैन साहब भी खड़े थे, उनका पड़ोसी छोटे लाल भी खड़ा था, कांता बाई भी खड़ी थी, सुजाता देवी भी खड़ी थी, और बाकी जो दूसरे लोग थे, टीचर या जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे, मीडिया पर्सन थे, वो सारे आपस में खड़े हुए थे और सब लोग वोट देने के लिए एक के बाद एक बारी का इंतजार कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है कि सभी लोगों को हमारे देश में कैसे राइट्स हैं, इक्वल राइट्स मिले हुए हैं वोट देने के लिए, है ना। तो वोट देने के मामले में हम लोग इक्वल हैं और इक्वलिटी फील भी होती है वहाँ पे, है ना, और गवर्नमेंट भी हमको इक्वल फील कराती है। अच्छा, एक चीज़ और कि वोट देने का जो अधिकार है वो सबको इक्वल होने का मतलब है कि सारे लोग एक ही वोट देंगे, है ना। जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है तो वो 4 वोट डाल सकता है, या कोई गरीब आदमी है तो वो सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है, नहीं। यहाँ पे अमीर गरीब जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है और सारे लोग सिर्फ एक ही वोट डाल सकते हैं। इसके अच्छा, एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि किसी की वोट को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी या किसी की वोट को कम अहमियत दी जाएगी, है ना। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला, तो ऐसा नहीं है कि उसकी वोट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा कि ये जिसको वोट देगा वही जीतेगा, नहीं। आप बहुत गरीब आदमी हो या बहुत अमीर आदमी हो, आपकी वोट का जो नंबर है, एक सिंगल वोट ही आप दे सकते हैं और उसकी जो अहमियत है ना, इम्पोर्टेंस है, वो भी बराबर रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक, अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या होता है। ये वर्ड थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, वोट देने का राइट्स किसको है, जो व्यक्ति 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर लेता है उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है, और इसी के साथ उसको कुछ और अधिकार भी मिलते हैं। तो उन लोगों का ग्रुप जो 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुका है और वोट देने का जिनके पास अधिकार है, उन लोगों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। यूनिवर्सल मतलब समान, एडल्ट मतलब जिनकी एज 18 ईयर्स से हो गई, फ्रेंचाइज का मतलब है यहाँ पे ग्रुप।
तो ये उन लोगों का ग्रुप है जो 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुके हैं और उनको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है। अब देखिए, कांता सुबह बहुत एक्साइटेड थी कि भैया मैं और जैन साहब दोनों इक्वल हैं, दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन शाम होते होते उसको थोड़ा सा डाउट होता है। क्यों? क्योंकि शाम होते होते ना उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसको लगता है कि नहीं यार, इक्वलिटी है लेकिन हर जगह नहीं है ना, कहीं ना कहीं फ़र्क है लोगों में। तो क्या होता है, जब वो शाम को हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर उसको लाइन में लगना पड़ता है ना। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? ऐसी कौन सी वजह है जिससे कांता को डाउट हुआ? लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। सी लिव्स इन अ स्लम। अब देखिए ज़रा, वो सोचती है चीज़ों को। जब हॉस्पिटल की लाइन में लगती है उसके मन में एक ख्याल आता है कि नहीं यार, सब इक्वल नहीं है, सुबह मेरा सोचना गलत था। क्यों? फिर और चीज़ों पे ध्यान जाता है। तो वो जहाँ पे रहती है ना, स्लम मतलब झोंपड़ी वाला एरिया, एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। जहाँ पे वो रहती है ना, उसके घर के बाहर, घर के पीछे, अगर आप ध्यान देखेंगे, मतलब फोटो में तो नहीं दिया, उसके कहे अनुसार उसके घर के पीछे जो है वो एक ड्रेन है, मतलब कोई नाला टाइप का बना हुआ है जहाँ से गंदा पानी पूरा बहता रहता है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम होम। उसकी जो बेटी है वो बीमार है लेकिन वो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए, और पैसे कैसे मिलेंगे? काम करेगी, है ना। या फिर वो उसके पास कुछ पैसे सेविंग होती तो वो छुट्टी ले लेती, लेकिन नहीं, उसको उधार लेके आना पड़ेगा, उधार लेने के लिए जाना तो पड़ेगा काम पे। तो ये उसकी मजबूरी है। From her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long time. उसका जो दिन भर का जॉब है ना, वो घर का काम करने का है, उसमें दिन भर में बहुत ज़्यादा वो थक जाती है। पहले खुद के घर का काम करेगी, फिर दूसरों के घर का काम करेगी, बहुत ज़्यादा थक जाती है। लेकिन उस थकान के बाद भी जब वो शाम को घर आती है तो अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाती है गोद में उठा के, और फिर से वो लाइन में लगती है। तो पूरे दिन परेशान होने के बाद भी उसका एंड दिन का ख़त्म कैसे होता है? वो भी टायर्डनेस, थकान के साथ होता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग। तो उसको एहसास होता है कि यार, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो लाइन है और सुबह जो लाइन थी, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। सुबह जो लाइन थी वोट डालने के लिए, उसमें इक्वलिटी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, अमीर गरीब। पर यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहाँ पे इस लाइन में जो लगने वाले लोग हैं ना, उनमें से मैक्सिमम 99% जो लोग हैं वो पुअर हैं, गरीब हैं, और खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतज़ार, अपनी बारी आने के इंतज़ार में। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ बच्चों का इलाज कराएंगे, कोई लाइन नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा है, खर्च करते हैं वो, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि यार, इक्वल राइट्स तो नहीं है ना, हमको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, या हम यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल नहीं हो जाते हैं, दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए, अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, इसका क्या मतलब है? अभी तक हमने देखा कांता के साथ कौन सी इनइक्वलिटी हुई। क्यों? यहाँ पे गरीब और अमीर का जो फ़र्क है ना, यहाँ जो धन दौलत की बात है उसमें असमानता है। जैन साहब के पास बहुत पैसा है और इनके पास पैसा नहीं है ना। तो ये जो इनइक्वलिटी हुई, असमानता हुई, किसमें? अमीर और गरीब, पुअर एंड रिच के बीच हुई। पर क्या सिर्फ पुअर और रिच की ही इनइक्वलिटी है ना? नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमारे कंट्री में लोगों के साथ भेदभाव हुआ है ना। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एट वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। वही लिखा हुआ है कि कांता को इक्वल राइट वोट का तो मिला हुआ है, लेकिन गरीबी और अमीरी के मामले में वो उसके साथ वो काफ़ी अलग है ना। गरीबों की लाइफ स्टाइल अलग है, अमीरों की अलग है। तो पर पैसे का छोड़ दें तो दूसरे टाइप की भी यहाँ पे इनइक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ देयर is based on real incident in people's life and reflect the different kind of inequality that exist in India। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं, है ना। ये कहानियाँ किन के बारे में है? कुछ चर्चित लोगों के बारे में है, और उनकी रियल लाइफ स्टोरी से हम जान पाएंगे कि और कितने प्रकार से लोगों के बीच भेदभाव होता है, समानता नहीं है। फर्स्ट स्टोरी है वो किसके बारे में? देखिए ज़रा, यहाँ पे कुछ ये जो कटिंग दी गई है ना, ये जो है ये
एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल साइट होती है। मैट्रिमोनियल का मतलब शादी के लिए जो विज्ञापन देते हैं ना, तो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो इनमें क्या लिखा है कि देखिए, पहले में तो लिखा है कि अलायंस इनवाइटेड फॉर 32 MMS 5 feet 4 inch fair ब्यूटीफुल गर्ल वर्किंग इन IT कंपनी मुंबई फ्रॉम बी। किसी लड़की के लिए, बच्चे की वो लड़का ढूंढने के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, जो IT कंपनी में काम करती है, ब्यूटीफुल है, उसकी हाइट वगैरह दी गई है, और MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड फ्रॉम IT इंडस्ट्री, कास्ट नो बार, SC ST एक्सक्यूज सेंड BHP मस्ट। देखो जरा, उन्होंने क्या बोला है, कास्ट का कोई बार नहीं है, कोई सी भी कास्ट हो सकती है। SC ST को यहाँ पे एक्सक्यूज़ किया, उनको छोड़ के। सेकंड वाला जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या लिखा है, प्रोफेसर कोई है, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टाल गर्ल, प्रोफेसर है, गुप्ता बॉय चाहिए उनके लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनको SC ST नहीं चाहिए, उसके अलावा कोई भी कास्ट चलेगी, इनको गुप्ता बॉय ही चाहिए, है ना। थर्ड वाला देखिए, तमिल ब्राह्मण, बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, तमिल ब्राह्मण लिंगर ग्रूम 1981 बॉर्न कहीं कहीं गॉट राम स्वाति, ठीक है। तो एक तमिल ब्राह्मण उनको लड़की चाहिए। तो देखिए कितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एजुकेटेड ही होंगे। तो ऐसी ही एक स्टोरी थोड़ा सा उन्होंने दिया है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इक्वलिटी इन इंडिया कास्ट सिस्टम। भारत में जो जाति व्यवस्था है ना, वो लोगों के अंदर बहुत इतनी ज़्यादा ठूंस के भरी गई है ना उनके जहन में, कि वो इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हालांकि आज के टाइम पे जैसे देखेंगे, अगर आप सिटीज़ में अगर जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में जाएंगे, शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। लोग उतना जातिवाद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं, है ना। लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पर अगर आप आज भी देखेंगे तो लोग कास्ट के मामले में एक दूसरे से बहुत भेदभाव करते हैं, है ना। एक व्यक्ति ऊंची जाति का खुद को समझता है, एक व्यक्ति खुद को नीची जाति का समझता है, और दोनों के बीच काफ़ी गैप डेवलप हो गया है, और वो एक दूसरे को नीचा और ऊंचा समझते हुए आ रहे हैं, जिससे कि क्या है कि जो डेवलपमेंट है ना उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब लोग के बीच गैप हो जाता है ना, तो खुश नहीं रहते हैं लोग। खुश नहीं रहेंगे तो सारी चीज़ें फिर इफेक्ट होती हैं, और उनको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और जब भेदभाव की भावना आती है ना, तो कहीं ना कहीं डिसकंटेंट होता है, असंतोष की भावना भी जागती है, और फिर लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, और नफरत से फिर दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, आज लोग पढ़ लिख गए हैं, जो कास्ट की जो बात है वो उतनी नहीं होती है जितनी पहले होती थी, है ना। अब लोग उतना नहीं सोचते हैं कास्ट के बारे में, दूसरे कास्ट के लोगों के साथ भी घुलते मिलते हैं, है ना। और बहुत अच्छा, पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इसकी जो गहराइयाँ हैं, जो रूट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा डीप हैं, लोगों के मन में इतनी गहराई से ये भरा हुआ है कि उसको पूरी तरह से मिटा पाना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। तो कास्ट सिस्टम एक टाइप की इनइक्वलिटी है ना, लोगों में भेदभाव करती है ना। तो इससे हमको ऊपर उठना है, एजुकेशन के माध्यम से ही ये पॉसिबल है। अच्छी एजुकेशन लोगों को मिलेगी तो वो कास्ट के बारे में सोचना बंद कर देंगे। सेकंड, एक और स्टोरी यहाँ पे दी है। ये जो स्टोरी है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है? एक राइटर हैं जो दलित जाति के हैं, है ना। बहुत फेमस राइटर हैं, कई बुक्स लिखते हैं, है ना। तो इनके बारे में देखिए क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013, 1950 में इनका बर्थ हुआ और 2013 में डेथ हुई। इज अ फेमस दलित राइटर। इन इज ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर खुद अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी को एक बुक में लिखे खुद के द्वारा, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी होती है। तो उन्होंने अपनी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है जूठन, ये टाइटल है उसका। ही राइट्स, वो लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। क्या बोलते हैं वो कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मुझे अपनी क्लास में अलग, दूसरों से अलग बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और मेरे लिए कोई चटाई नहीं होती थी, नीचे बैठना पड़ता था, बाकी सब बच्चे चटाई पे बैठते थे। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट, जब मैं पहुंचता था ना, उससे पहले मेरी जगह से चटाई को हटा दिया जाता था, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं वो, समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी, और मुझे सब लोगों के पीछे बैठना पड़ता था। राइट नियर द डोर, समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, और बहुत बार ऐसा होता था कि वो मुझे किसी भी बिना कारण के पीटते थे, मारते थे।
When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground. उन्होंने कहा एक बार जब मैं 4th क्लास में था तो हेडमास्टर ने मुझसे कहा कि ओम प्रकाश आओ और सारे घर में सारा जो स्कूल है उसकी साफ सफाई करो, है ना, पोंछा लगाओ और झाड़ू लगाओ और पूरा प्लेग्राउंड भी आपको साफ करना है। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वाज वे लॉन्गर देन माई स्मॉल फिजिक्स कुड हैंडल एंड इज क्लीनिंग इट माई बैक बेगन टू एक्ट। तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि जो प्लेग्राउंड था ना और स्कूल था वो काफ़ी बड़ा था, उसको मेरी इतनी कम एज में मेरे अंदर इतना पावर नहीं था कि मैं उसको साफ़ सफाई कर सकूं, पर मैंने किया। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी कमर में पीठ में दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि ओवर वर्किंग की वजह से ऑब्वियसली किसी को भी प्रॉब्लम होने लगेगा। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, धूल का काम किया है, साफ सफाई की है तो पूरे फेस पे धूल ही धूल लग गई थी। और इवन उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में भी धूल जा रही थी, है ना। ऑब्वियसली ये देखिए ये कवर फोटो है जूठन अ दलित लाइफ के बारे में, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा एक दलित की कैसी जिंदगी है। इनसाइड माई माउथ द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टूडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग। उन्होंने बोला कि मेरी क्लास के दूसरे बच्चे बाकायदा स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ साफ सफाई में लगा हुआ हूँ। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन रूम एंड वॉचिंग मी, आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर। हेड मास्टर बढ़िया बाकायदा अपने कमरे में बैठे हैं और मेरे ऊपर मुझे देख रहे हैं कि मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ और मुझे पानी तक पीने के लिए अलाउड नहीं किया था। सफाई के दौरान उनको बोला गया कि आप पानी पीजिए बस अपना, और कुछ भी मत कीजिए, है ना। पानी पीने को उन्होंने मना कर दिया, सफाई होने के बाद ही आपको पानी मिलेगा, ऐसा बोला गया। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा दिस स्पेक्टिकल। मैंने पूरे दिन पूरे स्कूल की खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ साफ किया और स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स मुझे देखते रहे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ओम प्रकाश वॉज मेड द स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हैपेंड टू पासिंग बाय। देखिए ये जो व्यवहार है ना ओम प्रकाश के साथ आने वाले कई दिनों तक होने लगा। रेगुलर का यही बन गया, हेड मास्टर बोलता जाओ ओम प्रकाश साफ सफाई करो और वो करते, उनके साथ वाले बच्चे पढ़ाई करते, पानी नहीं दिया जाता, ऐसा रेगुलर रूटीन बन गया। और ये कब तक चला, एक दिन उसके जो फादर हैं ओम प्रकाश के, वो स्कूल के पास से कहीं निकल रहे होंगे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा क्या कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, यहाँ तो वो पढ़ने भेजते थे। तो इसको देख के उन्हें काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वो अपने बच्चे के पास गया। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड एंड ही सेड। देखिए ज़रा, उन्होंने टीचर्स के साथ कोई बहस नहीं की, वो अपने बच्चे को टीचर्स के पास लेके गए और उन्होंने बोला ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर यू आर अ टीचर, कि आप एक शिक्षक हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, सभी टीचर से बोला ध्यान रखिएगा कि मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा और इसके जैसे और बहुत सारे यहाँ आएंगे, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है। और वो वहाँ से वो चल दी है ना। तो इस तरह से ओम प्रकाश के साथ जो व्यवहार हो रहा था, उसके फादर को जब पता चला तो उन्होंने फिर बच्चे को वहाँ से कहीं और ले गए। ओके, तो ये तो पहली स्टोरी थी कि उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव हुआ, है ना, सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो दलित थे, नीची जाति के थे। भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, वो भी दलित थे, उनके साथ भी स्कूल में काफ़ी भेदभाव हुए थे। इवन जब वो स्कूल जाते थे ना तो पानी पीने के लिए जो मटका होता है वहाँ रखा हो रहता था स्कूल में, वो भी एक अलग बर्तन था इनके लिए, उसमें भी रोज़ पानी नहीं भरा जाता था। इवन कई बार ऐसा हुआ था उनकी लाइफ में, कुछ स्टोरीज़ हैं कि किसी दिन अगर स्कूल का वो क्यों नहीं आया पानी भरने वाला तो पूरे दिन उनको पानी नहीं मिलता था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे और अभी भी हैं, पर अब बहुत कम हो चुकी हैं। एक और स्टोरी यहाँ पे दी गई है, वो किस बारे में है उसको और अपन देखते हैं, है ना। द सेकेंड स्टोरी इज ऑन द बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन इंडियाज लार्जेस्ट। देखिए ये जो स्टोरी है ना एक रियल घटना के पे आधारित है, जिसमें दो व्यक्ति हैं, मिसेज एंड मिसेज अंसारी। वो भारत के हमारे देश के किसी एक बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ पे क्या करना है, उनको रेंट पे एक अपार्टमेंट लेना है ना। ये लोग मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जो हैं वो काफ़ी पैसे वाले हैं, है ना, पर अब वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको एक अपार्टमेंट चाहिए। तो वहाँ पे वो किसी एक जो एजेंट होता है उससे संपर्क करते हैं और दोनों साथ में मिलके बहुत अलग अलग जगह पे वो अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं। अब देखिए जब वो अपार्टमेंट देखने के लिए जा रहे हैं तो उनका जो सरनेम है अंसारी, तो वो किसी नीची जाति से आता है। तो अब लेकिन
वो पुअर नहीं है ना, उनके पास पैसा है, वो पैसा दे हैड द मनी एंड पेइंग हर रेंट नो प्रॉब्लम, वो अपना ज़्यादा अगर कोई रेंट महंगा भी मिलता है तो वो उसको आसानी से पे कर सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी मामले में वो क्या करते हैं, दे वेंट अ प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलके एक किसी जगह पे देखने के लिए जाते हैं। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, उन्होंने बोला कि मैं कुछ अपार्टमेंट जानता हूँ जो रेंट के लिए अवेलेबल है, चलिए हम चल के यहाँ पे देख लेते हैं, आपको पसंद आए तो आप ले लीजिएगा। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, वहाँ पे जाते हैं, उनको पसंद आ जाता है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही जो मालकिन है, लैंडलेडी मतलब घर मालकिन है, उसको पता चलता है कि उनका जो सरनेम के बारे में जानते हैं कि वो अंसारीज हैं, तो लैंडलेडी अचानक अपना मूड बदल देती है, वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है ना, अलग अलग बहाने बना लेती है। तो इस तरह से बोलती है कि मैं आपको घर नहीं दे सकती क्योंकि आप लोग नॉन वेज खाते हो और यहाँ बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेज नहीं खाता, इसलिए दूसरों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती। जबकि जब तक उन्होंने नाम नहीं बताया था ना, तब तक वो रेडी थी अपना घर उनको देने के लिए। और देखिए बहाना कितना झूठा होता है ये नॉनवेज वाला, क्योंकि वहीं आसपास पड़ोस से ही वहाँ उन लोगों को खुशबू आ रही होती है कि कोई फ़िश बना रहा है, फ़िश बनने की खुशबू आ रही होती है, और जबकि ये बोलते हैं कि बिल्डिंग में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है। तो ये सब क्यों हुआ, जस्ट उन्होंने उनका जो नाम है ना, जो सरनेम है वो बताया, उसके बाद डिसाइड हुआ। और फिर लैंडलेडी ने सोचा कि ये किसी नीची जाति से आते हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अब यहाँ से वो चले जाते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे अपार्टमेंट ढूंढते हैं, बहुत सारे अलग अलग अपार्टमेंट में जाते हैं, और उनके साथ ऐसा ही होता है, जब तक वो अपना सरनेम नहीं बताते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसके बाद जैसे ही सरनेम बताते हैं तो फिर लोग अलग अलग बहाने करने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, और उनको काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद, बहुत सारे अपार्टमेंट देखने के बाद भी कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता है। तो अब बहुत बार ऐसा होता है ना, तो उनका जो एजेंट है वो उनको बोलता है कि सर देखिए ऐसे तो आपको अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, तो एक काम कीजिए, आपका जो सरनेम है ना आप उसको बदल लीजिए, आप जब अपना नाम बताएंगे ना तो मिस्टर एंड मिसेज कुमार आप बोलिएगा। तो अंसारीज को ये बात ठीक नहीं लगती, अंसारीज वर रेडुलेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा तो हम नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, कुछ और जगहों पे हम घर देखते हैं, है ना। तो इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस, और एक पूरे महीने तक सर्च करने के बाद फाइनली एक कोई लैंडलेडी मिल जाती है जो उनको घर देती है। तो उनके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई घर देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित जाति से बिलोंग करते थे या नीची जाति से बिलोंग करते थे। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हैं तो ह्यूमंस ही ना सारे। तो इन दो स्टोरीज से हमको क्या मिला कि कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, लोग उसको बहुत मानते हैं, है ना। तो अब कम गया है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन अभी भी उसकी जड़ें जमी हुई हैं जिनको हमको ज़रूरत है उखाड़ के फेंकने की, जिससे कि हमारा देश प्रोग्रेस कर सके। कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रोग्रेस में आड़े आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, Why do you think Om Prakash Valmiki was being treated unequally by his teacher and his classmates? Imagine yourself as Om Prakash Valmiki and write out 4 lines about how would you feel if you were in the same situation. बोल रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो हुआ सही था या नहीं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में 4 लाइन लिखनी है। और सेम अंसारीज के, व्हाट डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वल, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन द अंसारीज पोजीशन एंड कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वांट टू लिव नेक्स्ट टू यू बिकॉज ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस। तो अंसारीज के साथ भी सेम यही हुआ है। ओके, अब देखिए रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो इस चैप्टर का अभी इस फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही वीडियो कवर कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी क्या होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और 2 पार्ट में हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।